Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आपको पता है हमारी मूल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी, उसमें लास्ट लेक्चर था हमारे पास में लेक्चर नंबर 7। उसमें हमने जो चीजें डिस्कस की थी वो थी हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड एज वेल एज कौन सा था बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको हमने बैलेंस भी किया था और उस पर क्वेश्चंस भी देखे थे कि उससे हम हाइड्रोकार्बन का और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकाल कर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था स्टोइकियोमेट्री के बारे में। एंड व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? रिएक्शन के अंदर जो भी स्पीशीज होती हैं, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके सामने जो डिजिट्स लिखे जाते हैं उसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। उसका क्या सिग्निफिकेंस है रिएक्शन के अंदर? रिएक्शन के अंदर दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। उसका डिफरेंस हमने देखा था। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है, रिएक्शन ऑलवेज रन अकॉर्डिंग टू दी लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिमिटिंग रिएजेंट जब तक होता है रिएक्शन में तभी तक रिएक्शन क्या होती है बेटा, चलती है। उसके बाद में रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, विच इज इन मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7। आज जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इन लेक्चर नंबर 8, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास उस स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट, एलआर का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है एंड परसेंटेज प्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये दो टॉपिक्स जो हैं वो एग्जामिनर के क्या है बेटा, फेवरेट टॉपिक्स है। जेई के क्या है बेटा, ये फेवरेट टॉपिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट भी है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर कर हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलें आगे, आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा परसेंटेज यील्ड की। क्या बात करेंगे बेटा, परसेंटेज यील्ड की। तो हेडिंग लिख लीजिएगा परसेंटेज यील्ड। हेडिंग लिख लीजिए बेटा, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड की अगर हम बात करें तो परसेंटेज यील्ड के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, विच इज एक बार हमारे पास में एक फार्मर था और फार्मर का कुछ पर्टिकुलर लैंड था उसके पास में, उसको फार्मिंग करनी थी। उसको क्या करना था बेटा, टमाटर उगाने थे। क्या उगाने थे उसको, टमाटर उगाने थे। लेकिन उसने क्या किया, अपनी जितना आपके उसके पास में एरिया था उसके अकॉर्डिंग उसने सीड्स लिए मार्केट से, उसने पेस्टिसाइड्स लिए, फर्टिलाइजर्स लिए। ठीक है, और उसने क्या किया, अपना पौधे उगाने शुरू कर दिए, टमाटो की खेती उसने शुरू कर दी। ठीक है, जब उसने टमाटर की फार्मिंग शुरू करी तो जैसे ही पौधे आए उस पर फ्लावरिंग हुई, वैसे ही क्या हो गई बेटा, बहुत तेज बारिश हो गई, ओले पड़ने लगे। तो ओले गिर जाते हैं तो आपको भी पता है फ्लावरिंग क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो सबसे पहले जितना उसका लैंड था उसके अकॉर्डिंग उसने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार मुझे 100 केजी टमाटर मुझे खेती से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ओले पड़ने की वजह से आधे फ्लावर्स क्या हो गए, टूट कर गिर गए। टूट कर गिर गए तो जितने उसने 100 केजी एक्सपेक्ट किया था, जितना उसने मटेरियल लगाया था, जितने उसने फर्टिलाइजर सीड्स लिए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो उसने सारे 100 केजी के अकॉर्डिंग लिए थे। ठीक है, तो उस 100 केजी के अकॉर्डिंग उसने वो सारी चीजें ली, लेकिन फ्लावरिंग खराब होने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से फ्लावरिंग खराब हो जाती है। फ्लावरिंग खराब होने की वजह से उसे 100 केजी टोमेटो मिलने की बजाय उसे सिर्फ कितने मिलते हैं बेटा, 70 केजी टोमेटो मिलते हैं। कितने टोमेटो मिलते हैं बेटा, 70 केजी टोमेटो मिलते हैं। तो उसने एक्सपेक्ट कितना किया था, 100 केजी, मिले कितने उसको बेटा, 70 केजी। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज परसेंटेज यील्ड। तो एक्चुअल में कितना मिला, 70 केजी। एक्सपेक्ट कितना किया था, डिवाइडेड बाय 100 केजी इंटू 100, कितना परसेंटेज यील्ड हुआ बेटा, 70%। दिस इज नोन एज परसेंटेज यील्ड। तो रिएक्शन में भी हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना पड़ता है बेटा, हमेशा मैनेज करके रखना पड़ता है। अगर हमारी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन की यील्ड भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है,
तो मैंने कहा अगर हम बात करें परसेंटेज यील्ड की, तो परसेंटेज यील्ड रिएक्शन में भी हमें क्या करनी है बेटा, निकालनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले परसेंटेज यील्ड की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज यील्ड के अंदर मैंने कह दिया व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100। अब ये यील्ड किस किस में ले सकते हो बेटा आप, ये यील्ड ले सकते हो आप मोल्स में, ये यील्ड ले सकते हो आप वॉल्यूम में, ये यील्ड ले सकते हो आप वेट में, ठीक है। आप किसी में भी ये यील्ड ले सकते हो, क्लियर है, आपकी मर्जी। जो डाटा आपको गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डाटा को पुट करेंगे, क्लियर है। आइए, तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास हो गया परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100। तो चलिए सबसे पहले मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है आपके पास CaCO3 सॉलिड, यहां से आप जा रहे हो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सबसे पहले चेक करना है क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ तो रिएक्शन क्या है बेटा, बैलेंस है। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो टाइम 0 के ऊपर मैंने ये कितना ले लिया बेटा, 10 ग्राम्स ले लिया। मुझे बताना है कि CO2 कितना फॉर्म होगा अगर रिएक्शन की यील्ड मेरी कितनी हो बेटा, 90% हो। कितनी हो यील्ड मेरी, 90% हो। तो आपको बताना है कि CO2 कितना फॉर्म होगा, यस और नो। तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, जो स्टोइक्योमेट्री में आपने सीखा है उसी चीज को आपको अप्लाई करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले स्टोइक्योमेट्री, अब मैंने कहा स्टोइक्योमेट्री में आपने एलआर निकालना सीखा, क्या यहाँ पर एलआर निकालने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ एलआर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है। तो हमने एलआर नहीं निकाला, हम किस पर चले गए बेटा, डायरेक्टली हम चले गए स्टोइक्योमेट्री पर। स्टोइक्योमेट्री क्या कह रही है, 1 इंटू इसका मोलर मास कितना आता है बेटा, CaCO3 का, CaCO3 का कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। ये आ गया 48, कितना आता है यहाँ से 100। तो मैंने कहा 1 इंटू 100 ग्राम से CO2 कितना मिल रहा है बेटा, 1 इंटू 44 ग्राम। इसका मोलर मास आप कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 100 ग्राम से ये 44 ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम से बेटा कितना मिल जाएगा, ये 44/100 ग्राम। कितना मिल जाएगा बेटा, 44/100 ग्राम। इनिशियली कितना दे रखा आपको, 10 ग्राम्स। तो 10 ग्राम से आपको कितना मिलेगा बेटा, 44/100 इंटू 10 ग्राम्स आपको मिल जाएगा, यस और नो। इतना क्लियर है आपको, इतनी सी बात क्लियर है। चले आगे, आइए। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास ये मिला है आपको किससे बेटा, 10 ग्राम से कितना मिला है, 44/100 इंटू 10 ग्राम्स आपको CO2 मिला है। बट ये किससे मिला है मुझे, ये तो 100% से मिला है ना, जब कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है बेटा, 90% है। तो 90% से कितना मिल जाएगा, ये जो मिला इसका 90% मिलेगा। तो आपने कह दिया 44/100 इंटू 10, और इसका 90% कितना हो गया बेटा, 90/100, यस और नो, हाँ या ना। इतना समझ में आता है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CaCO3 सॉलिड है, आप गए CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में। आपको एक्चुअल में ये जो CO2 मिला है बेटा, 2 ग्राम मिला है। कितना मिला है आपको, 2 ग्राम मिला है। और कितनी यील्ड से, यील्ड थी रिएक्शन के 70%। आपको बताना है इनिशियली CaCO3 आपको कितना लेना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ, लेट I have taken x grams of CaCO3। कितना लिया बेटा मैंने, x ग्राम ऑफ CaCO3 मैंने लिया। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो सबसे पहले इनिशियली मैंने बोल दिया, कंसिडर कर लिया, ये कितना लिया बेटा मैंने, x ग्राम्स लिया। तो मैंने कहा क्या एलआर निकालने की जरूरत है, नहीं है। तो डायरेक्ट किस पर चलेंगे बेटा, स्टोइक्योमेट्री पर। स्टोइक्योमेट्री पर मैंने कह दिया कितना आएगा, 1 इंटू 100 ग्राम। कितना मिल रहा है इससे CO2, 44 ग्राम।
तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा बेटा? 1 ग्राम से मिल जाएगा 44/100 ग्राम। ठीक है, तो x ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा? x ग्राम से आपको मिल जाएगा 44/100 इंटू एक्स ग्राम्स। यस और नो? मैंने कहा ये आपको मिल गया, और इसी से ये कितने से मिल रहा है बेटा? 100% से। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है आपके पास? 70%। कितनी है बेटा? 70%। तो कितना हो जाएगा? 44/100 इंटू एक्स इंटू इसका 70%, मतलब 70/100। और इसी से आपको कितना मिल रहा है? 2 ग्राम। तो मैंने कहा क्या मैं इसको 2 के इक्वल रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। मैंने दोनों को क्या कर दिया बेटा? इक्वेट कर दिया, which is 44/100 into x into 70/100 is equals to 2 grams। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x आ गया आपके पास 2 into 100 डिवाइडेड बाय 70 into 44। ये आपके पास में आ गया आंसर। तो आपको कितना लेना पड़ेगा इनिशियली CaCO3? x ग्राम्स लेना पड़ेगा। ये जो सॉल्व करोगे आप, इसी से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर परसेंटेज यील्ड से। किससे पूछे जाते हैं बेटा? परसेंटेज यील्ड से पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 0.4 मोल ऑफ PCl5 combines with 1.8 mole of water. If this gram of HCl is formed, then percentage yield of the reaction will be। तो सबसे पहले क्या कर रहा है हमारे पास में? ये कंबाइन कर रहा है कौन? PCl5 किसके साथ कंबाइन कर रहा है बेटा? पानी के साथ। क्या बनाएगा? HCl बना रहा है। और क्या बनाएगा इसके साथ? H3PO4। क्या बनाएगा बेटा? H3PO4। तो मैंने कहा सबसे पहले रिएक्शन को करना है आपको बैलेंस। क्या करना है बेटा? रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन कितने हैं? 5। तो आपने क्लोरीन ले लिए 5। क्लियर है? हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 5 और 3 8। यहाँ पर कितने हैं बेटा? सिर्फ 2 है। तो क्या कर लिया आपने? ये 4। ऑक्सीजन काउंट करें, यहाँ पर कितने हैं बेटा? 4। यहाँ पर भी 4 है। फॉस्फोरस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। हो गई है रिएक्शन मेरी बैलेंस। यस और नो? आइए अब मैंने कहा सबसे पहले ये कितना मोल है बेटा? 0.4 मोल है। पानी कितना है बेटा? 1.8 मोल है। ठीक है, मैंने कहा दिस ग्राम ऑफ HCl इज फॉर्म्ड। कितना बन रहा है फाइनली? ये कितना बन रहा है बेटा? लास्ट में रिएक्शन होने के बाद ये बन रहा है आपके पास में 65.7 ग्राम। कितना बन रहा है? 65.7 ग्राम ये बन रहा है। क्लियर है? आपको निकालनी है परसेंटेज यील्ड निकालना है। ठीक है, निकाले। तो सबसे पहले मेरे पास में ये क्या बन रहा है? आपका एक्चुअल अमाउंट है ना? अब मुझे क्या निकालना है? एक्सपेक्ट कितना किया मैंने, इससे कितना एक्सपेक्ट करूंगी, ये मेरे को निकालना है HCl का। तो वो निकाल के हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैंने कहा क्या LR निकालने की जरूरत है बेटा? बिल्कुल है। तो मैंने कहा LR निकाला सबसे पहले। LR निकाला तो ये 0.4 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया बेटा? 0.4। 1.8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? ये 0.45 यही आएगा। मैंने कहा छोटा कौन है बेटा? ये। तो ये क्या आ गया मेरा? LR आ गया। ठीक है, LR निकालते ही इसको क्या कर देना? आपने कट कर देना है। तो मैंने कहा सबसे पहले रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है? इसके 1 मोल से HCl कितना बन रहा है बेटा? 5 मोल बन रहा है। तो इसका कितना मोल था? 0.4 मोल से इसका कितना बनेगा बेटा? 5 इंटू 0.4 मोल इसका बनेगा। मतलब कितना मोल बन गया इसका? 2 मोल बन गया। ठीक है, मैंने कहा 2 मोल HCl बना है। 2 मोल HCl का मतलब वेट कितना है इसमें? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितना बेटा? 2 इंटू मोलर मास HCl का। Cl का 35.5, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 36.5। कितना आ गया ये? 10 1 12 और 1 13, 1 6 और 1 7, 73 ग्राम्स। कितना आ गया बेटा? 73 ग्राम्स। तो परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में रख दे। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू
100। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है बेटा? ये रहा 70, नहीं एक्चुअल कितना था? 65 ऊपर दे रखा है, 65.7। कितना था बेटा? 65.7। तो ये एक्चुअल है 65.7, एक्सपेक्ट कितना किया था मैंने? 73 इंटू 100। ये सॉल्व करोगे परसेंटेज यील्ड आपका आ जाएगा। क्लियर है? आइए आइए, what mass of CO2 is obtained on heating 10 grams of CaCO3 with 40% yield of the reaction? तो सबसे पहले रिएक्शन लिखा हमने, CaCO3 को हीट किया, CaO प्लस CO2 मेरा बन गया। ठीक है, मैंने कहा इनिशियली कितना लिया था बेटा? ये 10 ग्राम्स लिया था। ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, 10 ग्राम्स लिया था और यील्ड कितनी है आपकी? 40%। कितनी परसेंट है बेटा? 40%। तो मैंने कहा सबसे पहले एलआर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री। 100 ग्राम से आपके पास में ये CO2 कितना मिलेगा बेटा? 44 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा आपको? ये 44/100 ग्राम। तो 10 ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा? तो ये मिल गया आपको 10 ग्राम से 44/100 इंटू 10 ग्राम्स। बट ये किससे मिल रहा है बेटा? 100% से। आपको किससे निकालना है? 40% यील्ड है, 40% से तो कितना आ गया? 44/100 इंटू 10 इंटू 40/100। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम ऐसे क्वेश्चन में आप 3 4 5 करवा चुकी हूँ आपको। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? परसेंटेज प्योरिटी की। तो अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी की बात करूं तो कोई भी केमिकल सैंपल जो होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। क्या होती है बेटा? उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो मैंने कहा जब भी हम बात करेंगे किसी सैंपल की, हेडिंग लिख लीजिएगा परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी। अगर कोई सैंपल है हमारे पास तो उस सैंपल के अंदर मैंने कहा हमेशा कितना पार्ट होता है बेटा? 2 पार्ट। एक होता है आपके पास प्योर पार्ट और एक क्या होता है बेटा आपके पास में? इम्प्योर पार्ट। एक क्या होता है बेटा? इम्प्योर पार्ट। तो प्योर पार्ट और इम्प्योर पार्ट की अगर हम बात करें तो प्योर पार्ट एंड इम्प्योर पार्ट के अंदर हमारे पास रिएक्शन में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? प्योर पार्ट। जैसे मान लो मेरे पास में आयरन है, उसके ऊपर रस्ट लग गई। क्या हो गई? आपके पास में आयरन है, आयरन में आपने क्या किया? मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में क्या लग जाती है? रस्ट लग जाती है। लेकिन मैंने कहा जो आयरन में इम्प्योरिटी होगी, लेट सपोज उसके ऊपर कुछ मिट्टी के पार्टिकल उसमें मिक्स हो रखे हैं, तो वो इम्प्योरिटी है। मैंने कहा क्या मिट्टी पर रस्ट लगती है कभी भी? नहीं। सिर्फ रस्ट किसके ऊपर लगेगी बेटा? किसके ऊपर लगेगी? आयरन के ऊपर। तो मैंने कहा सबसे पहले हमेशा रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है, कभी भी इम्प्योर पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैंने कह दिया प्योर पार्ट ही हमेशा क्या करेगा? पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन। पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन। क्या ये पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, नेवर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। नेवर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, मैंने कहा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्शन में सिर्फ प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ प्योर पार्ट। तो मैंने कहा प्रोडक्ट फॉर्मेशन किससे होगी? सिर्फ प्योर पार्ट से। प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम प्योर सैंपल। ये प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्लियर है इतनी सी बात? आइए
तो मैंने कहा अगर मैं सैंपल की बात करूं तो जब भी सैंपल की बात करेंगे उसमें कौन कौन ऐड होगा बेटा, प्योर पार्ट का वेट और इम्प्योर पार्ट का वेट। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है CaCO3, सॉलिड से आप जा रहे हो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। क्लियर है। आइए, मैंने कहा अगर मैं बात करूं CaCO3 सॉलिड से आप जा रहे हो CaO प्लस CO2 के अंदर, तो आपने कह दिया टाइम जीरो के ऊपर मान लो ये 10 ग्राम मैंने ले रखा है, ठीक है। और ये कितना प्योर है बेटा, 90% प्योर है। कितना प्योर है बेटा, 90% प्योर है। तो मैंने कहा अगर ये 90% प्योर है तो सिंपल सी बात है, प्योर पार्ट रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले मुझे CaCO3 का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, प्योर पार्ट निकालना पड़ेगा। और मुझे क्वेश्चन में बताना है CO2 कितना फॉर्म होगा। तो पहले क्या निकाल लूं, इसका प्योर पार्ट निकाल लूं। तो प्योर पार्ट मैंने निकाला तो 10 ग्राम का 90% कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, ये 9 ग्राम्स। कितना आ गया बेटा, जीरो से कट हो गए दोनों जीरो, कितना आ गया 9 ग्राम। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ये 9 ग्राम। तो मैंने कहा कि स्टोइकियोमेट्री मुझे क्या कह रही है कि इसके 100 ग्राम से CO2 कितना मिल रहा है बेटा, 44 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम से CO2 कितना मिलेगा बेटा, 44/100 ग्राम। तो मैंने कहा इसके 9 ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा, मुझे 9 ग्राम से मिल जाएगा 44/100 इंटू 9 ग्राम्स, ये मुझे मिल जाएगा। क्लियर है। मैंने कहा सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रिवर्स करके। जैसे मान लो CaCO3 आपको दे रखा है, ये डिसोशिएट हो रहा है बेटा CaO प्लस CO2 के अंदर। मैंने कहा ये एक्चुअल में बन रहा है आपके पास 2 ग्राम। आपको बताना है ये सैंपल कितना लेना पड़ेगा, अगर ये 90% प्योर का है तो 2 ग्राम CO2 बनाने के लिए मुझे ये कितना लेना पड़ेगा इनिशियली। क्लियर है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने कंसिडर कर लिया कि मैंने टाइम जीरो पर ये सैंपल कितना लिया है बेटा, x ग्राम लिया है। कितना लिया है, x ग्राम। तो x ग्राम का कितना परसेंट रिएक्ट करेगा, सिर्फ 90% रिएक्ट करेगा। तो पहले मैं क्या निकाल लू, x का 90%। तो मैंने पहले प्योर पार्ट निकाल लिया। क्या निकाल लिया मैंने, पहले प्योर पार्ट। तो प्योर पार्ट अगर मैंने निकाला तो कितना आएगा बेटा, x का 90%, 90 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 0.9x ग्राम। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ये 0.9x ग्राम ही रिएक्ट करेगा। तो मैंने कहा निकाले आप। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है बेटा, इसके 100 ग्राम से ये कितना बन रहा है, 44 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम से ये कितना बनेगा बेटा, 44/100 ग्राम। तो इसके 0.9x ग्राम से कितना बनेगा बेटा, 44/100 इंटू 0.9x ग्राम बन जाएगा। और इसी से ही आपका कितना बन रहा है, 2 ग्राम। तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, इक्वेट कर दिया। 44/100 इंटू 0.9x इज इक्वल्स टू 2। तो x कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू 0.9। ये आ गया आपका x, जो आपने को इनिशियली लेना पड़ेगा 2 ग्राम सैंपल ऑफ CO2 बनाने के लिए, अगर आपका CaCO3 90% प्योर हुआ तो। क्लियर है। आइए कुछ क्वेश्चंस इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए 20 ग्राम of KClO3 on heating give 7.45 gram of KCl along with O2, the percentage purity of the KClO3 आपको बतानी है। तो KClO3 को आपने क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया, KCl बन रहा है और आपके पास में क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। क्लियर है। मैंने कहा KClO3 कितना लिया है, मैंने 20 ग्राम लिया है और ये कितना KCl दे रहा है, 7.45 ग्राम KCl दे रहा है। और ये दे रहा है आपको O2 कितना, KCl अलोंग विथ O2। ठीक है, अलोंग विथ O2।
ठीक है, तो आपके पास में परसेंटेज प्योरिटी आपको बतानी है KClO3 की। ठीक है, तो आपने क्या कहा 20 ग्राम का, मैंने मान लिया इसकी प्योरिटी कितनी है बेटा, x परसेंटेज है। कितनी है इसकी प्योरिटी, मान लिया मैंने, कंसिडर कर लिया कि इसकी प्योरिटी कितनी है बेटा, x परसेंटेज है। तो इस 20 ग्राम का कितना रिएक्ट करेगा, x परसेंटेज रिएक्ट करेगा। तो मैंने कहा प्योर पार्ट निकाल लिया, तो प्योर पार्ट कितना आ गया 20 इंटू एक्स बाय 100 ग्राम, इतना ही रिएक्ट करेगा। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 0.2x आ गया। हाँ या ना, इतना ही आएगा। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर KClO3 की, तो इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा 40, 35.5 और ये आ गया आपका 48.5, 8 5 13, 1 8 9 10 11 12, 123.5। तो 123.5 ग्राम से ये जो KCl बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, 40 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा ये 75.5 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा बेटा, 1 ग्राम से कितना बन जाएगा 75.5 अपॉन 123.5 ग्राम KCl बन गया। ठीक है, कितना रिएक्ट कर रहा है 0.2x ग्राम, तो इससे कितना बनेगा 75.5 अपॉन 123.5 इंटू 0.2x। हाँ या ना, और इसी से ही आपको KCl कितना मिल रहा है बेटा, तो KCl आपको इसी से कितना मिल रहा है 7.45 ग्राम मिल रहा है। तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया कि 75.5 अपॉन 123.5 इंटू 0.2x इज इक्वल्स टू 74.5। तो x कितना आ गया बेटा 74.5 इंटू 123.5 अपॉन 0.2 इंटू 75.5, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है इतनी सी बात, ऐसे आपको निकालना है। ये आ गई आपकी परसेंटेज प्योरिटी। आइए देखो, 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% CaCO3 कैलकुलेट द मास ऑफ CaO फॉर्म। अब ये आप कर सकते हो, है ना। क्या करना है आपको, 20 ग्राम सैंपल है उसका 90% प्योर पार्ट निकालना है, उससे आपको बताना है सिंपल CaO क्या होगा। ठीक है, तो आपने कह दिया कि आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा CaCO3। वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कितना ग्राम लिया है बेटा, ये 20 ग्राम। कितना परसेंट प्योर है ये, 90% प्योर है। तो रिएक्ट कितना करेगा, प्योर पार्ट, और प्योर पार्ट रिएक्ट करेगा तो प्योर पार्ट है कितना 20 इंटू 90/100, इतना रिएक्ट करेगा। मैंने कहा इसके 100 ग्राम से CaO बताना है, CO2 बताना है, CaO बताना है। तो इसके 100 ग्राम से CaO कितना बन रहा है, इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा 56 ग्राम। तो 1 ग्राम से ये कितना बनेगा 56/100। तो इतने से कितना बन जाएगा बेटा 20 इंटू 90/100 से कितना बनेगा 56/100 इंटू 20 इंटू 90/100। यस और नो, ठीक है, निकाल लोगे। आइए, calculate the mass of 80% pure MgCO3 sample which gives 88 gram of MgO on hitting। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन है, MgCO3 है, क्या किया बेटा MgO प्लस CO2 दिया इसने। ठीक है, और ये है आपका 80% प्योर का सैंपल। ठीक है, और आपको बोला है जो कितना ग्राम MgO दे रहा है, 8 ग्राम MgO दे रहा है। आपको बताना है कि MgCO3 का 80% प्योर वाला कितना सैंपल मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कितना हो जाएगा बेटा, देखो, तो मैंने कहा लेट सपोज टाइम 0 पर मैंने कितना ले लिया बेटा x ग्राम ले लिया। तो इसका प्योर पार्ट निकाल लिया, 80% ही काम करेगा इसका, x इंटू 80/100 ग्राम्स। ठीक है, MgCO3 का मोलर मास कितना था बेटा 84, हम निकाल चुके थे। MgO का निकाल लेते हैं कितना 24 प्लस 16, कितना आ गया ये
3 4 40 ग्राम। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं स्टोइकियोमेट्री से, तो इसके 84 ग्राम से एमजीओ कितना बन रहा है? 40 ग्राम। यस और नो? अब मैंने कहा कि 1 ग्राम से कितना बन जाएगा बेटा? 40/84। ठीक है, इतना ग्राम बनेगा। तो इतने ग्राम से कितना बन जाएगा? तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 80/100 ग्राम से कितना बन जाएगा बेटा? 40/84 इंटू x इंटू 80/100, इतना बन जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, एमजीओ कितना बन रहा है बेटा? इसी से ही 8 ग्राम। तो दोनों को आपने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। दोनों को क्या कर दिया बेटा? आपने इक्वेट कर दिया। तो आपने लिख लिया 40/84 इंटू एक्स इंटू 80/100 इज इक्वल्स टू 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक्स की वैल्यू आ गई 8 इंटू 100 इंटू 84 अपॉन 40 इंटू 80। ये आ गया आपका x। ये पूरे से ये कट गया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है 84/4। क्लियर है इतनी सी बात? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो जेई के अंदर आ रखा है। किसमें आ रखा है बेटा? जेई के अंदर आ रखा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3। क्या है? सैंपल CaCO3 का सैंपल है। कहाँ जा रहा है बेटा? CaO प्लस CO2 के अंदर। आपने कह दिया कि सैंपल विच ऑन हीटिंग गिव्स दिस ग्राम ऑफ CO2। 2.2 ग्राम CO2 आपको ये दे रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कितना यूज करना पड़ेगा अगर ये 75% प्योर है। इसके साथ साथ ये यील्ड दे रखी है 50%। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने कंसिडर कर लिया टाइम 0 के ऊपर बेटा x ग्राम ले लिया। तो प्योर ही रिएक्ट करेगा, तो प्योर पार्ट निकाल लिया x का, x इंटू 75/100 ग्राम। तो कितना आ गया बेटा? 0.75 x। कितना आ गया? 0.75 x ग्राम्स आ गया। हाँ या ना? अब ये क्या कहता है मुझे? ये कहता है कि 100 ग्राम से CO2 मिल रहा है 44। तो एक से कितना मिलेगा बेटा? 44/100 ग्राम। तो इतने से कितना मिल जाएगा? 0.75 x ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा? 44/100 इंटू 0.75 x। ठीक है, ये लेकिन मुझे किससे मिला है बेटा? 100% से। यील्ड कितने दे रखी है आपको? 50%। तो 50% से कितना मिल जाएगा आपको? 50% से मिल जाएगा 50% इसका। तो निकाल लिया आपने 44/100 इंटू 0.75x इंटू 50/100। और इसी से मुझे 2.2 मिल रहा है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया बेटा? इक्वेट कर दिया। दोनों को क्या कर दिया मैंने? इक्वेट कर दिया और x की वैल्यू मैंने निकाल ली। 44/100 इंटू 0.75 इंटू 50/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 2.2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2.2 इंटू 100 अपॉन इंटू वापिस 100 अपॉन 44 इंटू 0.75 इंटू 50। यस और नो? समझ गए क्या करना है आपको? आइए एक क्वेश्चन और कराती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास सैंपल गिवन है बेटा CaCO3 का। ये जा रहा है CaO प्लस CO2 के अंदर। मैंने कहा ये 80% यील्ड है। ये 10 ग्राम सैंपल है। ये 80% आपको क्या दे रखा है? इसकी प्योरिटी दे रखी है। आपको बताना है CO2 कितना फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो इसका कितना परसेंट रिएक्ट करेगा बेटा? प्योर पार्ट रिएक्ट करेगा। तो मैंने 10 का प्योर पार्ट निकाल लिया 80/100। कितना आ गया बेटा? 8 ग्राम। कितना आ गया? 8 ग्राम। तो इसका 8 ग्राम रिएक्ट करेगा। स्टोइकियोमेट्री क्या कह रहा है? 100 से ये कितना बन रहा है बेटा? 44 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो एक से कितना बन जाएगा? 1 ग्राम से बन गया ये 44/100 ग्राम। यस और नो? मैंने कहा रिएक्ट कितना करेगा? 8 ग्राम।
तो 8 ग्राम से कितना बनेगा बेटा 44/100 इंटू 8। यस और नो? मैंने कहा लेकिन ये तो किससे बन रहा है बेटा 100% से। 80% से कितना बन जाएगा 80% से बन जाएगा 44/100 इंटू 8 इंटू 80/100। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, खुद से वापस से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आइए, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए फटाफट और आपको ये ट्राई करने हैं। नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। ठीक है, तो आज हमने जो लेक्चर के अंदर टॉपिक्स को कवर किया है वो मेजरली था आपके पास में परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। अगेन आई एम सेइंग कि दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे मिक्सचर एनालिसिस, और मिक्सचर एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारे पास में जब रिएक्शन होती है तो क्या मास लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने तो लॉ के अंदर क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या मास लॉस हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो मास जा कहाँ रहा है। ठीक है, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Especially the next lecture will be very very important for the JEE mains and JEE advanced। JEE mains में उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, JEE advanced में भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो JEE के ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आजकल तो नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।